हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 4। यूनिट 1, 2 एंड 3 की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है फॉर द सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन बीएड सेकेंड सेमेस्टर। और बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं क्या ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम सिलेबस है? तो the videos that I'm making is core content videos। ये बेसिकली मेनली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए है, लेकिन ये जो बेसिक कंटेंट है अगर आप ये पढ़ लेते हैं सारा जो भी वीडियोस में अपलोडेड है वो आपको सारे यूनिवर्सिटीज़ के कंटेंट में हेल्प करेगा। तो आपकी ये क्वेश्चन की क्लैरिटी मैंने वीडियो के थ्रू दे दी है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चे कह रहे थे नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आप मुझे ईमेल करा करें। कमेंट बॉक्स में नहीं पता चलता है, हाउ विल आई सेंड यू इन द कमेंट बॉक्स, है ना? तो आप मुझे मेल करेंगे, मेल से ही आपकी फॉर द फर्दर प्रोसेस हम नोट्स का हम शुरू करेंगे तभी, ठीक है? तो मेल आईडी भी अबाउट सेक्शन में गिवन है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। ओके, सो यूनिट 4 शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को क्लिक कर लें। अब सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप ज़रा सोचिए कि आपके लिए कोई वीडियोस बना रहा है, आपको समझा रहा है, लेकिन आप उसके लिए अगर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वो दिखता है कि दीज मैनी व्यूअर्स आर देयर बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, तो अच्छा नहीं लगता। और मुझे कई बार क्वेश्चनिंग करने का खुद पर वो एक हो जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो सब्सक्रिप्शन और बढ़े। अगर आपकी कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन है तो आप मुझे बताएं। बट हाँ, वीडियोस पे बहुत मेहनत करती हूँ। सी द नोट्स हैव बीन मेड सो वेल, ठीक है? तो मैं वीडियोस के नोट्स बनाने में भी टाइम जाता है, 1-2 घंटे तो लगते ही हैं एक वीडियो के नोट बनाने में, बिकॉज आपको बहुत सारा कंटेंट गो थ्रू करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, बुक्स देखनी पड़ती है, ठीक है? फिर आपको कोटेशंस उठानी पड़ती हैं अच्छी अच्छी, ताकि बच्चों की हेल्प हो। तो इतनी अगर मेहनत है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूनिट 4 का नाम है एजुकेशन इन सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। अब एजुकेशन का क्या रोल है, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में? तो यूनिट 4 का ए पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एजुकेशन इन एंड फॉर डेमोक्रेसी। अब एजुकेशन डेमोक्रेसी में कैसी होगी और एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए कैसी होगी, ये टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ज़रा देखिए कि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है। डेमोक्रेसी 2 चीज़ों से बना है, 2 वर्ड से बना है, और दो वर्ड कौन से हैं? 2 ग्रीक वर्ड है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? डेमोस, DEMOS। डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस, KRATOS, क्रेटोस ये सेकंड वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है पावर। अगर पीपल पावर को हम मिला दें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या बना? रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है? तो डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल कलेक्टिवली, ठीक है? ये एक गवर्नमेंट होती है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है? जिसमें क्या है? जिसमें पावर किसमें है सबसे ज़्यादा? लोगों के बीच में। वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोट, ठीक है? वोट्स के थ्रू हम इलेक्ट करते हैं। अगर हमारे वोट जिस भी पार्टी को ज़्यादा जाएंगे वो मेजॉरिटी होगी और वो जीतेगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है? सो दिस इज द पावर ऑफ पीपल। और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सुप्रीम पावर वेस्टेड इन द पीपल कलेक्टिवली। तो डेमोक्रेसी को हम एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे, एज अ वे ऑफ लाइफ कहेंगे, एज अ मेथड ऑफ अप्रोच कहेंगे इन द सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेंट। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा। एक वे ऑफ लाइफ है, डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ भी है,
ठीक है, एक मेथड है जिसकी वजह से हम सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम सोशल और इकोनॉमिक कंटेंट की डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट मेयर अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। फिर दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हम करते हैं। अब्राहम लिंकन बड़ा फेमस नाम है, आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये बड़ी फेमस डेफिनेशन है, आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, सिविक्स की बुक में। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए होती है। ठीक है, बाय द पीपल मतलब लोगों द्वारा, फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए, एंड ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये लोगों में से ही उठ के तो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये लोग चुनते हैं, लोगों के लिए है, और ये जो गवर्नमेंट है ये भी लोग हैं। ये भी लोग हैं मतलब ये भी आप में से ही चुन के आगे आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, और ये आपके लिए ही काम करेंगे, आपने ही इन्हें चुना है। सो दिस इज अ वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बाय अब्राहम लिंकन। राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट भी एक डेफिनेशन देती है डेमोक्रेसी की, और वो कहती है, राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है, डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, एंड नॉट अ मेयर पॉलिटिकल अरेंजमेंट। सिर्फ पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम। किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम। सबको आज़ादी है, सबको समानता है। ठीक है, इक्वल राइट, सबको उनके हक मिलेंगे, बराबर हक। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रेस। इसका कोई मायने नहीं रखेगा कि उनका स्किन कलर क्या है, वो कौन सी जाति से आते हैं, क्या उनका धर्म है, क्या उनका जेंडर है। ठीक है, वो मेल है फीमेल है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या काम करते हैं, क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी इज इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, ये है राधा कृष्णन रिपोर्ट की, कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, फिर फंडामेंटल एजम्पशन की बात हम करते हैं अब। फंडामेंटल एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब फंडामेंटल एजम्पशन का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या फंडामेंटल चीजें आती हैं। पहला तो है रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सबसे पहले डेमोक्रेसी का फंडामेंटल एजम्पशन तो यही है कि हम सब एक दूसरे की इज्जत करें। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सबसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, सामने वाले की क्या इज्जत है, मुझे क्या लेना देना, ऐसा क्या, ऐसे कुछ नहीं होते। इज्जत सबका हक है। ये एक इज्जत जो है ना, ये मांगने की चीज नहीं होती है। आप अगर इज्जत से बात करेंगे, आपसे भी इज्जत से बात होगी। कहते हैं ना, तुम मुझसे जैसा व्यवहार करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा व्यवहार होगा, है ना, जैसे को तैसा। तो आप अगर लोगों को इज्जत देंगे, बदले में आप भी इज्जत पाएंगे। अगर आप दूसरों की बेइज्जती करते हैं, ठीक है, तो आप इज्जत के हकदार हैं ही नहीं। लेकिन हमारी जो कंट्री है उसका फंडामेंटल एजम्पशन यही है कि हम सब एक दूसरे की इज्जत करें। अगर इज्जत करेंगे तभी तो एक दूसरे के लिए हम काम करेंगे, राइट। अगर इज्जत ही नहीं होगी तो ये दुनिया, ये समाज चलना मुश्किल है। ठीक है, तो इज्जत बहुत ज़रूरी है, आप एक दूसरे की इज्जत करें। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे कि अगर आप एजुकेशन पा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे वाले को एजुकेशन नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक फैमिली में लड़के को एजुकेशन मिल रही है तो एक ही फैमिली में लड़की को भी एजुकेशन का हक है। आप जेंडर बायसेस नहीं कर सकते कि लड़के तो हमारे ब्रेड विनर हैं, ब्रेड अर्नर हैं सोसाइटी के, ठीक है, हमारा घर वही चलाएंगे, लड़की के ऊपर पैसे लाना वेस्ट है। तो ये तो गलत बात है। आप इसके खिलाफ कंप्लेंट करें, वो फैमिली के खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, तो एजुकेशन सबका राइट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
एक बड़ी न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, एक लेडी सीईओ की बात हो रही थी। एक लेडी सीईओ थी, आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी नेम, बहुत ही 2-3 साल पुरानी न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में आई थी, उसका इंटरव्यू आया था वो लेडी का। और वो लेडी कहती कि आज मैं सीईओ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये डिमांड करी। जहाँ पे वो, जिस कंपनी में वो काम करती थी लेडी, उस कंपनी में लड़कों को ही ज़्यादातर सीईओ बनाया जाता था। सीईओ मतलब तो पता ही है ना, वो जो मेनली जो आपकी कंपनी के हेड होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं डायरेक्टर, ठीक है, एक होते हैं आपके जो सीईओ। सीईओ का मतलब होता है जो आपकी कंपनी को चलाते हैं। अब जैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक है। अब वो सुंदर पिचाई इज एन इंडियन, लेकिन उसने काम बहुत अच्छा किया, दैट्स व्हाई ही इज द सीईओ, ठीक है। अब वो लेडी ने एक बारी डिमांड करा, जो उसकी डायरेक्टरी बोर्ड थी कंपनी की, कि मुझे चांस दिया जाए। एंड दे ऑल वर शॉक्ड कि इससे पहले तो कोई लड़की आई नहीं। तो जब पता करा गया तो देखा गया कि वो लड़की बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो डायरेक्टरी बोर्ड को आदत क्या थी, ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। तो जब प्रस्ताव एक लड़की ने सामने से ही रखा कि मुझे भी चांस दो, मैं भी सीईओ बनना चाहती हूँ, तो जब उसके बारे में पता किया गया तो डेफिनेटली वो लड़की बहुत मेहनती थी, बाकी लड़कों की तरह ही मेहनत करती थी, तो उसे सीईओ बना दिया गया। और उसके बाद जो कंपनी ने ग्रोथ करी, जो कंपनी ने अचीवमेंट्स हासिल करी, वो देखने लायक थी। एंड शी वॉज द वेरी फर्स्ट सीईओ, फीमेल सीईओ ऑफ दैट कंपनी, और उसका इंटरव्यू भी अखबार में आया था। तो आप सोच सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी से क्या क्या हम कमाल कर सकते हैं इन दिस सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऑफ आपका एक्सप्रेशन हो, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं। आप अगर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं पब्लिक में आके, तो आप व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो आपको वो भी पूरा हक है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आपका फेथ। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी करना तो दैट इज योर चॉइस। कोई आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला कि रिलीजन को फॉलो करो। रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, आपको कोई भी रिलीजन में फेथ नहीं है, इट्स ओके, दैट इज योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ बिलीफ, एक तो हो गया एक्सप्रेशन, एक हो गया फ्रीडम ऑफ फेथ, एक हो गया फ्रीडम ऑफ बिलीफ। आप किन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोगों की बनाई हुई चीज़ों में विश्वास रखें। अगर आपको कोई सोसाइटी का नॉर्म रूल नहीं अच्छा लगता है तो इट्स ओके, आप नहीं मानना चाहते, इट्स ओके, दैट इज योर फ्रीडम। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। अगर आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, लेकिन उससे किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। आपके कर्मों से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, तब तक आप डेमोक्रेसी के अंडर फ्री हैं। अगर आपकी वजह से किसी को जान की हानि हुई, ठीक है, किसी की मान हानि हुई, या आपने अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, तो आपको दंड तो भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज फेलो फीलिंग। फेलो फीलिंग का मतलब क्या? फेलो फीलिंग एंड कोऑपरेटिव लिविंग। फेलो फीलिंग का मतलब होता है कि अगर मैं इस समाज का हिस्सा हूँ तो बाकी लोग भी समाज का हिस्सा है। सबकी इज्जत करना, सबके साथ मिलजुल के रहना, ये होती है फेलो फीलिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का भी सेम ही मतलब होता है कि आप एक समाज में लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, लोगों को सहारा देते हैं, लोग आपका सहारा बनते हैं। मतलब वो सारी अच्छी चीज़ें जो एक समाज में रह के आप समाज को बेहतर बनाते हैं, दैट इज फेलो फीलिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट वन इज गुड सिटीजनशिप। गुड सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप देश के अच्छे नागरिक हैं। वो नागरिक नहीं है जो कोई क्राइम हो रहा होता है तो चुप बैठे होते हैं, दैट इज नॉट अ गुड सिटीजनशिप। अगर देश में कोई क्राइम होता है, आप कोई इनजस्टिस होती हुई देखते हैं, तो आप आवाज़ उठाते हैं। आप देश के, फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा कानून आया, ठीक है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा है लेकिन आम जनता को उससे फायदा नहीं है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं तो अपना काम छोड़ के क्यों ये रैली निकालूं। नहीं, दैट इज फॉर योर एंड बेटरमेंट ऑफ अदर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था कश्मीर में, अगर लोग चाहते वहाँ के तो प्रोटेस्ट नहीं भी कर सकते थे,
ठीक है, उन्हें क्या लेना देना, बट उन्होंने प्रोटेस्ट करा बिकॉज वो टूरिस्ट थे। अगर वहाँ पे टूरिस्ट आए हैं तो वो उनके लिए भी हानि है, बिकॉज वो वहाँ से चले गए, बिकॉज उनको मारा गया वहाँ से। ठीक है, अब टूरिस्ट आने कम हो गए कश्मीर में, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा। ठीक है, तो ये दिखाता है कि अगर एक जगह पे कोई लड़ाई हो रही है या कुछ गलत हो रहा है तो आप आगे आए। ये नहीं कह सकते कि यार मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, नहीं। अगर उसमें देश का फ़ायदा है तो आपको अपनी ज़रूरत अगर पीछे रखनी भी पड़ रही है तो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नेशन, तो इसे ही हम कहेंगे अच्छा नागरिक है। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उठा सकते हैं। ठीक है, टॉलरेशन, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल एस्पेक्ट यही है, टॉलरेशन। यहाँ पे लोगों पे पेशेंस होनी चाहिए, बिकॉज हमारे जैसी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन की, कास्ट की, कल्चर की, फूड की, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, भाषा की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, भाषा पे बहुत विवाद होते हैं लोगों के। तो टॉलरेशन इज़ वन क्वालिटी जो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक सिटीजन्स में। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप में पेशेंस है तो आप बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में सही मायने में सुलझा सकेंगे। अगर आप टॉलरेशन नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप हर टाइम लड़ते रहोगे। ज़िंदगी में वैसे ही लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, आप किस किस पैमाने पे लड़ाइयाँ लड़ोगे? घर पे, समाज में, नेशनल लेवल पे। खुद का पीस ऑफ माइंड कहा गया। अगर आप पीसफुल माइंड लेके चलते हैं तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सामना बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट बन जाता है कई बारी जब हम बात करते हैं गुड सिटीजनशिप और इसकी, बिकॉज कई बारी पीस का मतलब ये नहीं होता चुप रहना, पीस का मतलब होता है शांत दिमाग से फैसले लेना। ठीक है, तो दैट इज टॉलरेशन। सबसे ज़्यादा तो यही ज़रूरत है यंगस्टर्स में। फेथ इन चेंज, फेथ इन चेंज, फेथ इन पीसफुल मेथड्स, ये दोनों इकट्ठे ही समझाती हूँ मैं आपको। फेथ इन चेंज, सबसे पहले तो जो भी समाज में बदलाव आता है अगर वो अच्छा है तो उसमें विश्वास रखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज की बात करूं तो हमारे यहाँ पे LGBT कम्युनिटी जो है वो डिमांड करती है कि मैरिजेस को लीगलाइज करा जाए LGBT कम्युनिटी में। अब ये चेंज अगर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ठीक है लीगलाइज कर देते हैं, ठीक है, अगर ये लीगलाइज हो जाता है, ठीक है, और वैसे है भी, होती भी हैं कईयों की मैरिजेस इंडिया में, ठीक है, तो ये चेंज जो है आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू पर्सनली, दिस इज फॉर अ लार्जर कम्युनिटी जो हमारे देश में रहती है। अगर हम उनके राइट्स को नहीं एक्सेप्ट करते, उनके चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते, ये हमारे लिए चेंज है बट उनके लिए ये फ्रीडम है। हमारे लिए नई चीज़ है बट उनके लिए ये दिस इज समथिंग जिसके लिए वो बहुत सालों से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको फेथ होना चाहिए चेंज में, तभी आप समाज को बेहतर समाज बना पाएंगे। नेक्स्ट वन इज फेथ इन पीसफुल मेथड्स। पीसफुल मेथड्स में आपका फेथ होना चाहिए। अगर इंडिया की जो पॉलिसी आप नेशनल लेवल पे देखें तो हमारी पॉलिसी यही होती है कि बड़े से बड़े जो मुद्दे हैं वो कम्युनिकेशन से सुलझा लिए जाए। ठीक है, अब पाकिस्तान के साथ भी मैं तो हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जो वॉर सबसे पहले नहीं छेड़ती है। अगर आप ललकारेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा, राइट। सो इंडिया बहुत बार कोशिश कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके टेररिज्म को हटाया जाए। पीसफुल मेथड्स बहुत अप्लाई कर लिए। ठीक है, सो दिस इज अ पीसफुल मेथड। जब आप बहुत सारे गंभीर मुद्दों में भी ऐसे पीसफुल मेथड्स अपनाते हैं तो इसे हम कहते हैं फेथ इन पीसफुल मेथड्स। बातचीत करना, पीसफुल मेथड और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कि बहुत एंडलेस पीसफुल मेथड है। कम्युनिकेशन, एम्पैथेटिक लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, ये बड़े पीसफुल मेथड हैं और दीज आर द फंडामेंटल एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता ही होगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक चीज़
आपको नोट्स में लिख के दूँ, बिकॉज उससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक बुक ही छप जाएगी फिर तो एक ही चैप्टर में, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बीच बीच में बोल के बताऊंगी। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं करा है तो दिस इज योर बेनिफिट कि अब ये डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहता है एजुकेशन इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट of social emancipation by which a democracy establishes, maintains and protects the spirit of equality among its members. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहती है, यूईसी कहती है कि एजुकेशन बहुत अच्छा माध्यम है कि हम सोशल लेवल पे बहुत बड़े अच्छे चेंजेस लेके आए। अब इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि आप किसी को कंट्रोल से मुक्त कर देते हैं जब आप, ठीक है। सोशल इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम सोशल इमेंसिपेशन लेके आए। सोशल इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि जो भी समाज में हथकड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं, बैरियर है, जो भी हैं आपकी रुकावटें हैं, उससे फ्री करें लोगों को, ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी अच्छे से रन कर पाए और हमारे समाज के लोगों में इक्वालिटी एंड स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी अमंग इट्स मेंबर्स आए, ठीक है, उनमें कोई भी भेदभाव ना हो और इक्वालिटी बेसिस पर वो ट्रीट हो। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कमीशन ये भी कहती है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक इंडिविजुअल की लाइफ में एडवेंचर लेके आती है। एडवेंचर लेके आती है क्यों? बिकॉज आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में रहते हो और आपको घूमने जाना है तो आप हिमाचल में जा सकते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हो, ठीक है, आप असम में जा सकते हो। आप सेवन सिस्टर्स जो हैं हमारे इंडिया की, बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत ही यहाँ पे ग्रीनरी है। आप सेवन सिस्टर्स घूमने जा सकते हो। इंडिया की 7 स्टेट्स जो हैं उन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है ईस्टर्न साइड पे। तो हम उन्हें पता नहीं, एक तो मैं अवेयरनेस भी फैलाती हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू कि हम जो ईस्टर्न इंडियन जो ईस्ट इंडिया से लोग आते हैं हम उनको नेपाली चाइनीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी आंखें छोटी है। अभी है तो वो इंडियन है ना, शायद उनका कल्चरल एक्सचेंज बाकी स्टेट्स के साथ भी है, दैट डजंट मीन वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन है। आप उन्हें चाइनीज़ नेपाली बोलना बंद कर दीजिए, ठीक है। वो चाइनीज़ नेपाली नहीं है, वो ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं और वो हमारे देश का अभिन्न पार्ट है और यही हमारे देश की डाइवर्सिटी है। हर एक लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किसी को डिमीन या डिग्रेड फील ना करवाएं कभी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या कहते हैं कमीशन कि ये हमारी ज़िंदगी में एडवेंचर फील करता है, ठीक है, हमारे रिलेशन, सोशल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी पोटेंशियलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और डेमोक्रेसी हमारे पोटेंशियल को बाहर लेके आता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी आज की लेंथी होगी बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो मैं चाहती हूँ कि पूरा कवर हो, एक भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। अब एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने, जो अमेरिका की है, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कहाँ की है? अमेरिका की। इसने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दिए हैं। ये देयर आर 13 फीचर्स एक एक करके फटाफट पढ़ते हैं। वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबका वेलफेयर हो, ठीक है। और एजुकेशन हम सबका वेलफेयर करती है। क्यों करती है? एजुकेशन से हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। हेल्थ क्यों अच्छी रहती है? बिकॉज हम अवेयर होते हैं, हम हेल्थ के बारे में जानते हैं, हमें सेक्स अवेयरनेस मिलती है, हम सेक्स एजुकेशन लेते हैं, एडल्ट एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। हमें पता चलता है व्हाट आर STDs, ये नई चीज़ें करनी है, दीज आर द गुड थिंग्स। तो हमें वेलफेयर ऑफ पीपल मिलता है। वेलफेयर ऑफ पीपल होता है थ्रू एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब एजुकेशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक क्लास में ही बच्चों को 10-10 तरह की एजुकेशन मिल रही है, नहीं ना। एक ही क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही तरह के शब्द सुनने को मिल रहे हैं और एक ही तरह के टीचर टीच कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। बच्चों के लिए क्लास में करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ सेम ही होती हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पेक्ट्स दी बेसिक सिविल लिबर्टीज़। अब इसका मतलब ये होता है कि रिस्पेक्ट दी बेसिक सिविल लिबर्टीज़, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे समाज के लोग हैं
वो जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी वो फॉलो करना चाहते हैं, उनको पूरी फ्रीडम है, वो कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्रीडम की यहाँ पे बात हो रही है हमारे देश के लोगों की। ठीक है, प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन। अब हमारे देश की डेमोक्रेसी की वजह से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन अच्छी बनती है और लोग अपने डेमोक्रेसी को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी ना, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, बिकॉज उनके पास हर तरह की फ्रीडम होती है, बहुत सारी उनकी ग्रोथ भी होती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल पर। नेक्स्ट वन इज राइट टू डिटरमाइन द पर्पसेस एंड पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन हमें ये राइट देती है कि हम पर्पस और पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी डिसाइड कर पाएँ। हम टाइम टू टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं। अब जैसे ही हमारी न्यूएस्ट एजुकेशन पॉलिसी इज NEP 2020, उससे पहले भी 2 पॉलिसीज आ चुकी हैं। ठीक है, एजुकेशन की। तो एजुकेशन पॉलिसीज एंड पर्पसेस हम अपनी वे से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी एजुकेशन को बदलाव लेके आते रहें। डेमोक्रेटिक मेथड का मतलब है कि हमारी डेमोक्रेसी में हर तरह के डेमोक्रेटिक मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, बच्चों के क्लासरूम एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, स्कूल कैसे रन होना चाहिए, बच्चों के एजुकेशनल एम्स क्या होने चाहिए। तो दीज आर डेमोक्रेटिक मेथड। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सी मेथडोलॉजीज यूज़ करनी है, तो दीज आर डेमोक्रेटिक मेथड। यूज़ ऑफ वेरियस पर्सोनल का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन पावर यूज़ हो रही है एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में, तो वो कहाँ से तैयार होती है। हमारी जो पर्सोनल है वो कहाँ से तैयार होती है, एजुकेशन से ही होती है। जब हम एजुकेटेड होते हैं तभी हमारे अंदर वोकेशनल स्किल्स आते हैं और हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कैपेबल बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही एजुकेशन की फील्ड में भी कुछ लोग काम करते हैं और उनका नज़रिया बदलता है। सो दैट इज़ वाई एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स थ्रू एक्सपीरियंस। अब जो हम एजुकेशन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हमारी ड्यूटीज़ क्या होंगी, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, ये हमें एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलता है। जब हमें सोसाइटी से एक्सपोजर मिलता है हमें, तभी हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओके, दिस इज़ द सोसाइटी, ये रूल्स नॉर्म्स हैं, ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मुझे ये निभानी है। यूज़ ऑफ ऑर्डरली मेथड्स। ऑर्डरली मेथड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का लॉ है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। हम किसी की लाइफ में दुख नहीं लेके आ सकते, बिकॉज हमारे पास अगर राइट्स हैं तो हमारे पास ड्यूटीज़ भी हैं। तो जो रूल, लॉ एंड ऑर्डर है देश का, वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो वायलेशन के लिए तो आपको सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। लिबरेट्स एंड यूजेस इंटेलिजेंस। ठीक है, हम सबके पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस है। ठीक है, चाहे हाई है, मॉडरेट है या लोअर है, एवरीवन इज इंटेलिजेंट इनफ टू रन एंड लिव लाइफ ऑन देयर ओन। तो यही डेमोक्रेसी का मेन एसेंस है कि हमारे पास, सबके पास अपना राइट है और अपनी इंटेलिजेंस को हम यूज़ करके अपनी ज़िंदगी किसी भी तरह जी सकते हैं। नॉलेज ऑफ डेमोक्रेटिक एफिशिएंसी। अगर डेमोक्रेसी है तभी हमें उसकी अहमियत की पता चलती है। ठीक है, अहमियत हम तभी जानते हैं जब आप कहते हैं ना कि सपने आपको वही आते हैं जो चीज़ें आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में देखी होती हैं। जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करी वो चीज़ के आपको सपने आते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को ट्रेन के सपने आते हैं। अब ट्रेन में आपने कभी ना कभी ट्रेवल किया होगा तभी आते हैं। आपको फ्लाइट के सपने क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने शायद फ्लाइट कभी ली नहीं, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपने डेमोक्रेटिक कंट्री में जन्म लिया है तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी कैसी होती है, क्या होता है, क्या इसके अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी बुराइयाँ हैं। हम तो बुराइयाँ बहुत करते हैं, पर ज़रा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, डिक्टेटरशिप कंट्री में जाके देखो, जैसे नॉर्थ कोरिया, ये डिक्टेटरशिप कंट्रीज हैं, इनमें जाके देखो, आपको डेमोक्रेसी का डी की भी अहमियत पता चल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ डेमोक्रेटिक एफिशिएंसी तभी होगी जब आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं तब हमें
रिस्पेक्ट किसके लिए आती है? ह्यूमैनिटी के लिए, कि हर इंसान बहुत कीमती है इस सोसाइटी और देश के लिए। हम पेशेंस लेवल हमारा बहुत अच्छा होता है, हम बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रमोट्स लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। आप अपनी डेमोक्रेसी के प्रति और लॉयल, ईमानदार बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 13 आपकी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन बाय अमेरिका ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी डिफरेंट एजुकेशनल एरिया में अब कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है? पहले तो हमारे एम्स। ठीक है, अगर हम एम्स की बात करें तो हमारा डेमोक्रेसी कैसे एम डिसाइड करता है? जैसे कि हमारा एम होगा बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों का हेल्थ एंड हाइजीन चेकअप होता रहता है, उनका टीथ चेकअप होता है, उनका हाइट वेट रेगुलरली चेक होता रहता है, बिकॉज हेल्थ इज वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। लीडरशिप क्वालिटी, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट करी जाती है। कैसे स्टूडेंट काउंसिल बनाए जाते हैं, प्रीफेक्ट बनाए जाते हैं, हेड गर्ल, हेड बॉय, स्कूल कैप्टन, प्रीफेक्ट्स, क्लास मॉनिटर्स, डिसिप्लिन कमिटीज़, ये सारी ऐसी स्टूडेंट काउंसिल की ग्रुपिंग्स बनाई जाती हैं ताकि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट करें। वोकेशनल ट्रेनिंग, आजकल ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोडिंग का कोर्स बहुत ट्रेंडिंग में है सीबीएसई में। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, अगर आईसीएसई की बात करूं तो आईसीएसई बच्चों में एआई जैसा कोर्स लेके आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आईसीएसई बोर्ड लेके आया है 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस में। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जब बच्चों को मिलती है तो बच्चे ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की जब ट्रेनिंग लेते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और कोर्स का सर्टिफिकेट उनको एम्प्लॉयबल बनाने की कोशिश करता है 12th स्टैंडर्ड के बाद। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा एक एम होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी पर्सनालिटी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, सोशल, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल डोमेन तो चलो बाद में आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर भी उसे रिफाइन करा जाता है। जैसे स्टूडेंट काउंसिल है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है स्कूल लेवल की, लेकिन ये टीचर कंट्रोल्ड होती है। जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाते हैं तब इतना कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ तो तब भी होती हैं। ठीक है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जैसे सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, पॉलिटिकल, ये सब बच्चे का ग्रो करवाना। नेक्स्ट वन है डेमोक्रेसी एंड करिकुलम। अब करिकुलम में कैसे? ब्रॉड बेस्ड मतलब करिकुलम की सीमाएं जो है वो ब्रॉडर लेवल पर हो, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में करिकुलम जो हो वो ब्रॉड हो, मतलब एक चीज में ही आप बहुत सारी चीजों को लेके आए। ब्रॉड बेस्ड करिकुलम हो, फ्लेक्सिबल हो, कोई रिजिडिटी ना हो, डाइवर्सिफाइड हो। ठीक है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस एंड चॉइसेस बच्चे को मिले कि उसने कौन सा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट लेना है, कौन सी एक्टिविटी चूज करनी है। ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड हो, वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस होने चाहिए स्कूल में ताकि बच्चा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज कर सके। इंटीग्रेटेड हो, अगर लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो साइंस, मैथ्स एंड अदर, जैसे म्यूजिक में भी लैंग्वेज का यूज होता है। कैसे होता है? जब हम राग लिखते हैं तब हिंदी भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, जब हम कोरल लिखते हैं, कोरल म्यूजिक होता है जो कि क्रिश्चियनिटी में बहुत, मतलब इंडियन अमेरिकन जो सिंगर्स होते हैं वो यूज करते हैं, तो लैंग्वेज का म्यूजिक में भी यूज होता है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम लेके आना जो हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से कहीं ना कहीं जोड़ता है। ठीक है, रिलेटेड टू लाइफ। अब जो करिकुलम है जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी करिकुलम में टेक्स्ट बुक या कंटेंट गिवन है वो रियल लाइफ के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यही नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जैसे मैथ्स में बच्चे कहते हैं कि हम ज्योमेट्री या ये जो साइन कॉस थीटा है ये कहाँ यूज करेंगे रियल लाइफ में, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, शायद मैथ्स के टीचर्स के पास होगा, लेकिन रियल लाइफ के साथ ही रिलेटेड है आपका मेनली करिकुलम, तो वो होगा डेमोक्रेसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, नीड्स एंड एस्पिरेशन, जो आपका करिकुलम है बच्चे की नीड्स और एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। बच्चे जो चाहते हैं वैसा कंटेंट हो, वैसा इंगेजिंग कंटेंट हो ताकि बच्चे इंजॉय करके पढ़ें। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी एंड मेथड। अब मेथड जो है डेमोक्रेसी में एक ही मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को चीजें खुद करने देना, उनको एक्सपोजर देना कि बच्चे एक्सपीरियंस करें और खुद लर्न करें, लर्निंग बाय डूइंग।
ये बड़ा आपने पढ़ा होगा, है ना। डेमोक्रेसी डिसिप्लिन थ्रू डेमोक्रेसी, इसका मतलब है डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन को इनकलकेट करना। ठीक है, बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन हो, मतलब बच्चे खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो। वो डंडे वाला सिस्टम अब चला गया। अब ऐसी मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए टीचर को कि बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करे, उसे इंपॉर्टेंस पता हो डिसिप्लिन की क्या है। आपने न्यूज़ देखी होगी कि अभी एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 लड़कियां 17 गर्ल्स हैव ग्रेजुएटेड। फर्स्ट टाइम एनडीए में लड़कियों का बैच इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं तो पहले तो लड़के ही होते थे। लड़कियों का बैच एनडीए में आया पहली बारी, और 17 गर्ल्स हैव ग्रेजुएटेड। तो आपको पता होगा ये 12वीं के बाद ही एनडीए का एग्जाम होता है और बच्चों को करना पड़ता है। अब जो बच्चे ये पेपर क्रैक करेंगे वो उनको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पेपर के लिए, तभी पेपर क्रैक होगा। और बहुत टफ इसकी स्क्रीनिंग भी होती है, तब जाके बच्चे सिलेक्ट होते हैं एनडीए में। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन जब उनको पता होगा तभी वो सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। फ्रीडम उनको पता होना चाहिए, फ्रीडम क्या होती है और फ्रीडम का नुकसान क्या होता है जब आप उसको मिसयूज करते हैं, तो बच्चों को ये सब बताना। सोशल डिसिप्लिन मतलब जब आप समाज का हिस्सा बनते हैं, कोई इवेंट में जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, या आप पब्लिक प्लेस में हैं तो कैसे बिहेव करना है। फेयरवेल के टाइम पे बच्चे गाड़ियां लेके निकल पड़ते हैं, और मैं आपको सिटी की ही न्यूज़ बता रही हूँ, ये पंजाब की सिटी की न्यूज़ है कि बच्चे 12वीं के फेयरवेल में गाड़ियां लेके आए थे और उनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, स्पीकर लगाए हुए हैं, गड्डियों के जो शीशे हैं ऊपर वाले खोले हुए हैं रूफटॉप के, और मुंह निकाल के घूम रहे हैं। कल को कुछ हो जाए, ये जो न्यूज़ आती है कि गाड़ी चढ़ा दी किसी के ऊपर, यही वो बच्चे होते हैं जो गाड़ियां लेके चढ़ जाते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, तो सोशल डिसिप्लिन बच्चों को स्कूल लेवल से ही सिखाना पड़ेगा, तब जाके इनका बिहेवियर ठीक होगा। राइट, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई लेवल पे है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी एंड टीचर। डेमोक्रेसी एंड टीचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम करेंगे आने वाले टाइम में भी डिस्कस, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि टीचर का क्या रोल है। ठीक है, तब तक आप मुझे कुछ पॉइंट बताएं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल कमेंट यू बैक। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, हम कैसे एजुकेशन के थ्रू बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं, कुछ वेज एंड मीन्स जानते हैं। रिकॉग्नाइजिंग वर्थ, पहले तो बच्चे को बताओ डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइजिंग वर्थ। फिर डेवलप क्रिटिकल अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, और बच्चे को इनकरेज करना कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग मतलब डीपली चीज़ों को समझे। अनबायस्ड, बच्चा किसी को जज ना करे, किसी भी चीज़ को जज ना करे। कहते हैं ना गॉसिप होती है, तो हम एक चीज़ की एक कहानी को सुन लेते हैं और दूसरे को अनसुना कर देते हैं और अपनी बड़ी जल्दी जजमेंट बना लेते हैं। ये नेबर की जो आंटियां होती हैं ना, ये आपको देख के बड़ी जल्दी जजमेंट बना लेती हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं बनना, अनबायस्ड होना है। आपको किसी को फेवर नहीं करना, न्यूट्रल। डिप्लोमेसी आपके खून में होनी चाहिए। जहाँ वो जो हमारे एस जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं कि जहाँ पे मेरे देश का फायदा है मैं वहां पे हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेरे देश का फायदा नहीं है मैं वहां से निकल जाता हूँ। ठीक है, तो दैट इज प्योर पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग, और यही होता है अनबायस्ड एटीट्यूड। ये बच्चों में डेवलप करना, डिप्लोमेसी डेवलप करना बच्चों में। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, बच्चा क्लियरली एंड ब्रॉडर लेवल पर सोचे। ठीक है, बच्चा डाइवर्स थिंकिंग करे। ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशन, बच्चे की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू कि बच्चा सोशल रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करे, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेव करे, टीचर्स के साथ बिहेव करे, गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करे। और बच्चा, आप जरा सोशल मीडिया पे देखो, स्कूल में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं और सोशल मीडिया पे कैसे बिहेव करते हैं। एक लड़की थी सोशल इन्फ्लुएंसर, उसने एक बार एक बच्चे की स्कूल में कंप्लेंट कर दी कि ये बच्चा मेरे को एब्यूजिव कमेंट और वल्गर कमेंट कर रहा है मेरी पोस्ट के नीचे। और जब उस लड़की ने उसके स्कूल में कंप्लेंट करी तो स्कूल वालों ने माफ़ी मांगी और बच्चे की क्लास भी लगाई। तो आप ज़रा देखिए कि ह्यूमन रिलेशन सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, हम ऑनलाइन की भी बात कर रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन कैसे बिहेव करते हैं, हम उन्हें ये भी सिखाएंगे कि उनको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, जो आप लिखते हैं, आपके शब्दों का एक एक चीज लोग देखते हैं, और वो कौन से स्कूल से आते हैं ये भी लोग देखते हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी जजमेंट बना लेते हैं लोग कि ये स्कूल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो आपको एज अ टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है।
करेक्टर ट्रेनिंग एंड करेक्टर बिल्डिंग, वही जो बच्चों का बिहेवियर की हम बात कर रहे थे, उनका करेक्टर इतना स्ट्रांग हो कि वो जहाँ जाएं शाइन करें, ब्राइट हो, वो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो और वो बहुत तौर तरीके वाले सामने आए। वोकेशनल एफिशिएंसी, बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग करना कि बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आए। आजकल बच्चों के पास मार्क्स होते हैं लेकिन पेपर पे, वो मार्क्स उन्हें कहीं नहीं हेल्प करते जॉब लेने में। तो उनके अंदर ना कि सिर्फ एकेडमिक कैपेबिलिटी लेके आए बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी लेके आए जो आज के टाइम पे डिमांड में है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फ्यूचर लीडर हैं। ठीक है, बच्चों से ही आगे जाके कोई ना कोई पॉलिटिक्स में आएगा। ठीक है, तो हम ऐसी एजुकेशन दें कि बच्चे आगे जाके लीडर बने। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फ्रॉम द कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है। वो जो आज उसके प्रिंसिपल है, वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भगवंत मान को पढ़ाया हुआ है कॉमर्स में। तो भगवंत मान कौन है? पंजाब का सीएम है। और वो जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मैम हैं, अभी भी हैं वो, अब तो चलो बीएड भी हो गई। अब तो ग्रेजुएशन के टाइम पे जो कॉलेज के मेरे टीचर थे ना, प्रिंसिपल, तो वो कहते हैं कि मैंने भगवंत मान को पढ़ाया हुआ है। तो सोचिए एक टीचर का क्या रोल हो सकता है। आज भी भगवंत मान उनसे अभी रिसेंटली मिलके भी गए हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कॉन्वोकेशन पे प्रिंसिपल मैम ने भगवंत मान को बुलाया था कॉन्वोकेशन पे बच्चों की। तो वो प्रिंसिपल मैम ने इनवाइट करा और वो भगवंत मान आए भी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि बच्चे देखिए टीचर कैसे उन्हें मॉडिफाई करता है। चाहे वो आज सीएम बन के है पंजाब के, लेकिन उन्हें आज भी याद है कि उनकी टीचर कौन थी। ठीक है, तो बच्चों में लीडरशिप स्किल यहीं से शुरू हो जाती है। अब हम इस टॉपिक का अगर कंक्लूजन करें तो इसका यही कंक्लूजन है कि हम क्रिएटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आए, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक मेथड और बच्चों में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हम डेवलप करें। हमारी जो टीचिंग है वो ट्रेडिशनल नहीं होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्रिएटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। इंस्पायर स्टूडेंट, हम बच्चों को इंस्पायर करें डेमोक्रेटिक बिहेवियर अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, और डेमोक्रेसी की इज्जत करने के लिए। अटैचमेंट एंड लव टू नेशनल कल्चर। ठीक है, बच्चों के अंदर अपने देश के लिए अटैचमेंट होनी चाहिए और बेहद प्यार होना चाहिए अपने देश के लिए। आप आर्मी में जो बच्चे जाते हैं, अपने देश के लिए जब बच्चों में प्यार होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, सॉरी बीच में मुझे रोकनी पड़ी वीडियो। तो आप जो आर्मी पर्सोनल देखते हैं, एक न्यूज़ आई थी पहलगाम अटैक के बाद ही कि एक अग्निवीर में इनरोल्ड एक 18 साल के करीब ही एक बच्चा था। हम उसे आर्मी मैन नहीं कहेंगे बिकॉज वो अग्निवीर के भी जो बच्चे होते हैं जो रिसेंटली उसमें जाते हैं तो वो आर्मी मैन ही बन जाते हैं एक तरह से। ठीक है, आर्मी के अंडर वो काम करते हैं, फिर इंडियन आर्मी के अंडर। तो वो बच्चे तो अग्निवीर में और बाकी आर्मी पर्सोनल भी छुट्टियों पे थे। तो एकदम से जब ये चीज़ें टेंस अप हुई और डिफेंस इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से ये बच्चों को और सारे आर्मी पर्सोनल्स, चाहे वो सीनियर ही क्यों ना हो, उनको नोटिफिकेशन गया कि वापस आओ, कभी भी हमें जंग के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। तो उसकी जो एक अग्निवीर जो बच्चा था, आर्मी पर्सोनल, आर्मी मैन, उसको भी नोटिफिकेशन आता है, उसे भी मैसेज आता है। तो वो जैसे ही जाता है तो उसके घर वाले कहते तो मत जा, ठीक है, हम तुझे खोना नहीं चाहते। तो उसने अपने घर वालों से झूठ बोला कि मेरी पोस्टिंग पंजाब में हुई है, कश्मीर में नहीं हुई, जबकि उसकी कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। वो जाने से पहले झूठ बोल के गया ताकि उसके माँ बाप चिंता ना करें। और फिर अगले दिन, अब फिर कुछ दिनों में न्यूज़ आती है कि और उसके घर में भी संदेश आता है कि आपका बेटा नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि क्यों, पंजाब में तो सब ठीक है। वो कहते हैं आपका बेटा तो कश्मीर में पोस्टेड हुआ था। तो वो बहुत रोते हैं। तो मतलब आप सोचिए, उस बच्चे का 18 साल के करीब वो आर्मी मैन था, अग्निवीर का हिस्सा था। आप सोचिए उसका देश के लिए प्यार इतना ज़्यादा कि उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म। तो ये बड़ी हिम्मत की चीज़ है और सब में नहीं होती है, ये बच्चों में डेवलप करवानी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज़ आगे आएगी। चंडीगढ़ में भी जब ये ऐलान हुआ कि कौन कौन वॉलंटियर करेगा आगे, तो हज़ारों लाखों की लोग में आगे आए लोग। चंडीगढ़ की न्यूज़ है, ये ज़रा देख लेना आप।
तो एक टीचर का रोल होता है अपने देश के लिए बच्चों में प्यार पैदा करना, ना कि अपने देश के लिए नफरत। ठीक है, जिन लोगों के देश छीने जाते हैं ना, तो उनसे ज़रा पूछें आप कि क्या होता है देश। तो मैं तो बड़ी पेट्रियोटिक हूँ और मैं ये चीज़ें देखती रहती हूँ, पढ़ती हूँ। आप भी जाना करें, बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टीचर्स, यू आर फ्यूचर टीचर्स। आपको बच्चे भी वैसे बनाने हैं जो हमारे देश की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में शामिल हों और उसका हिस्सा बने। देश छोड़ के बाहर ना जाएं, देश में ही रह के एजुकेशन लें और देश को पे बैक करें, देश को ऊंचाइयों तक लेके जाएं, बिकॉज द नेक्स्ट सुपर पावर इज इंडिया, भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। या सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुख भी होता है जब आप नहीं करते। देखिए, रात के ना 1:30 बजे मैं ये वीडियो बना रही, बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम जब शांति होती है। ठीक है, नहीं तो ट्रैफिक, कभी घर में कोई काम होता है, कभी कुछ खुद का भी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो दिस इज़ द ओनली टाइम जब मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिलता है। तो आप थोड़ा एफर्ट्स को देखिए एंड सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में जान के, आपको कैसा लगा। सो टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको आज यूनिट 4 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप बस अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।